हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको गृह विज्ञान विषय में मैं मीनू कुमारी प्रजापति प्रवक्ता गृह विज्ञान। आज हम आपको गृह विज्ञान विषय में जो आपका प्रथम पत्र है पारिवारिक संसाधन प्रबंध फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें परिवार में कौन कौन से संसाधन होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है, इन संसाधनों को साथ में लेते हुए परिवार के लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए एक नई योजना का निर्माण करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। तो इस अध्याय में गृह व्यवस्था से संबंधित गृह व्यवस्था की प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे कि गृह व्यवस्था की प्रक्रिया में कौन कौन से तत्वों को, कौन कौन से कार्यों को साथ में लेकर चलना पड़ता है ताकि गृह व्यवस्था घर बनाने में कौन कौन से कार्यों को, कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से अध्ययन कराएंगे। तो आज का आपका टॉपिक है गृह व्यवस्था की प्रक्रिया, यानी घर की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है, उसकी कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, किन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से उद्देश्यों, लक्ष्यों को, मूल्यों को प्राप्त किया जाता है तथा पारिवारिक लक्ष्यों को साथ में लेकर परिवार के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। घर में जो गृहिणी होती हैं, घर व्यवस्था की प्रक्रिया में उनकी एक अहम भूमिका होती है। उनके बिना परिवार की कल्पना करना, गृह व्यवस्था की निर्माण प्रक्रिया उनके बिना करना एक कल्पना मात्र होता है। गृह व्यवस्था में एक गृहिणियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसी तरह गृहिणियों का घर में मुख्य स्थान होता है, उसी प्रकार परिवार में जो मुख्य सदस्य होता है, जो घर में कार्य करने वाला होता है, सभी कार्यों को क्रियान्वयन करता है, उसके बिना परिवार के लक्ष्यों को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पारिवारिक जीवन को समृद्ध, सुखी तथा शांतिप्रद, सुखमय, संतोषप्रद बनाने के लिए कार्यों को समय पर निष्पादन करना ही गृह व्यवस्था की प्रक्रिया होती है। कहने का तात्पर्य है पारिवारिक जीवन को सुखी, समृद्ध, शांति प्रिय बनाने के लिए उनके कार्यों को तथा उनकी गृह व्यवस्था प्रक्रिया को समय पर ही करना चाहिए ताकि परिवार के जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति समय पर हो सके, तथा क्योंकि सभी उद्देश्यों, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नवीन लक्ष्यों का निर्माण करना ही गृह व्यवस्थापन की प्रक्रिया होती है। तो जो गृह व्यवस्थापन है आपका, यह एक प्रकार का प्रशासनात्मक पक्ष है। कैसा पक्ष है आपका? प्रशासनात्मक, एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी जिस तरह से प्रशासन होता है, जो जिला न्यायाधीश होता है, जो जिले का कलेक्टर होता है, वो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। उसी प्रकार घर में जो सदस्य होता है वो भी एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो उस प्रशासनिक अधिकारी को अपना प्रशासन रूप से पक्ष रखना पड़ता है। तो जो गृह व्यवस्थापन की जो प्रक्रिया है, यह एक तरह का प्रशासनात्मक पक्ष है। जिस तरह से घर में प्रशासन को बनाने के लिए परिवार की में जो मुखिया होता है उसकी मुख्य भूमिका होती है, उसी प्रकार गृह निर्माण में जिलाधीश की भूमिका होती है, उसी प्रकार घर में मुख्य अतिथि की भूमिका होती है। इसलिए जो गृह व्यवस्था की प्रक्रिया उसे प्रशासनात्मक पक्ष नाम दिया गया है, क्योंकि जो प्रशासन होता है गत्यात्मक यानी मूवेबल मूवमेंट, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। उसी प्रकार परिवार में जो सदस्य होते हैं परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें भी परिवर्तन करता है। तो ये आपका एक गत्यात्मक एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जो गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है आपकी गत्यात्मक एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। अगर प्रशासन में, गृह व्यवस्था में गत्यात्मक परिवर्तनशीलता नहीं होगी तो परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जैसा कि हम कह सकते हैं गृह व्यवस्था पारिवारिक जीवन की मुख्य भूमिका में प्रशासनात्मक पक्ष का एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। इसलिए हम कह सकते हैं अब आपके जो मुख्य वैज्ञानिक हैं जिन्होंने गृह व्यवस्था की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिभाषा दी है वो आपकी निकेल डॉर्सी के अनुसार
निकेल डॉर्सी गृह व्यवस्थापन की प्रक्रिया में क्या परिभाषा दी है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो निकेल डॉर्सी के अनुसार पारिवारिक लक्ष्यों, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, जो परिवार के जो सदस्य हैं उनके लक्ष्यों की प्राप्ति किस प्रकार की जाती है, किन किन तत्वों को ध्यान रखना पड़ता है। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों का प्रयोग, परिवार के लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकते हैं जब पारिवारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। कोई से भी साधन हो सकते हैं जिससे हम परिवार के जो सदस्य हैं उनके लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसमें नियोजन करना, आयोजन करना, नियंत्रण कंट्रोल करना एवं मूल्यांकन करना। कहने का तात्पर्य है गृह व्यवस्थापन की प्रक्रिया में नियोजन, प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना एंड इवोल्यूशन करना, इन 3 तत्वों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसी से परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। तो निकेल डॉर्सी ने नियोजन करना, नियंत्रण करना, मूल्यांकन करना पर महत्वपूर्ण जोर दिया है। प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इवोल्यूशन, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है तथा पारिवारिक साधनों के आधार पर नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, मूल्यांकन सभी तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रेस एवं कैंडल के शब्दों में, जो ग्रेस एवं कैंडल है, ग्रेस एवं कैंडल ने भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है, नियोजन करना, नियंत्रण करना एवं मूल्यांकन करना। जिसमें अब आपके एक गौरव वैज्ञानिक हैं ओपनहीम के अनुसार, ओपनहीम क्या कहते हैं, व्यवस्थापन प्रक्रिया का वह तरीका है जिसमें निर्णय की क्रिया में परिवर्तन किया जाता है। ओपनहीम कहते हैं जो निर्णय होते हैं उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। पहली इस बात को मैं बता दिया है क्योंकि ये गत्यात्मक पक्ष है और परिवर्तनशील प्रक्रिया है, इन्हीं को हम साथ में लेकर चलेंगे तभी परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए गृह व्यवस्थापन में मुख्य रूप से 4 चरण आते हैं। वो 4 चरण कौन से हैं आपके गृह व्यवस्थापन के? 4 चरण हैं। नियोजन को आयोजन करना भी कह सकते हैं, योजना बनाना भी कह सकते हैं, नियोजन भी कह सकते हैं। नियोजन यानी प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, किसी कार्य को संगठित रूप से करने के लिए एक संगठन बनाया जाता है ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति समय पर प्राप्त हो सके, लक्ष्यों की प्राप्ति समय पर प्राप्त हो सके तथा नए मूल्यों का निर्माण हो सके। तो नियोजन, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, योजना का नियंत्रण। इन कार्यों को करते हैं तो कुछ योजना में नियंत्रण भी करना पड़ता है। कंट्रोलिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग, मूल्यांकन करना यानी इवोल्यूशन। अंत में इन सभी प्रक्रियाओं को देखते हुए मूल्यांकन भी करना पड़ता है कि किस लक्ष्य की कहाँ तक हमें प्राप्ति हुई है, किस लक्ष्य में क्या कमी है, किस लक्ष्य में पूरा होने में भी कितना समय लगेगा, इस सभी का मूल्यांकन किया जाता है। तो गृह व्यवस्थापन में इन 4 स्टेप हैं, जो 4 स्टेप हैं, इनका ध्यान रखना अति आवश्यक है। अब आपका लिचफील्ड ने जो प्रबंध प्रक्रिया है, गृह व्यवस्थापन में जो प्रबंध प्रक्रिया होती है, मैनेजमेंट प्रोसेसिंग होती है, उस मैनेजमेंट प्रोसेसिंग में लिचफील्ड ने जो प्रबंध प्रक्रिया को क्या नाम दिया है? क्रियाओं का चक्र। क्रियाएं चलती रहती हैं जिस तरह से मानव की अवस्थाएं चलती रहती हैं। नवजात शिशु होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, अंत में उसकी जो वृद्धावस्था के बाद जनन की आयु होती है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। कुछ प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस प्रकार के इन सीमाओं का एक चक्र चलता रहता है। इन क्रियाओं के माध्यम से प्रबंध प्रक्रिया को बताया गया है। तो क्रियाओं का चक्र की संज्ञा दी है। संज्ञा यानी नाम, उसकी पहचान। संज्ञा क्या होता है? किसी वस्तु की पहचान या नाम। तो लिचफील्ड ने प्रबंध प्रक्रिया को, मैनेजमेंट प्रोसेसिंग को क्रियाओं का चक्र की संज्ञा दी है। इसे क्रियाओं का चक्र माना गया है। इसमें भी आपके वही पॉइंट्स हैं: निर्णय प्रक्रिया, कार्यक्रम बनाना, विचारों का आदान प्रदान करना, नियंत्रण करना, पुनर्मूल्यांकन करना। यानी निर्णय करना, डिसीजन मेकिंग, क्या डिसीजन हो रहा है, क्या विचार विमर्श हो रहा है, किस तथ्य पर, किस पारिवारिक आवश्यकता पर क्या निर्णय लेना है, उस निर्णय पर क्या विचार करना है, इसका
प्रथम प्रकार माना गया है, जो लिचफील्ड प्रबंधन प्रक्रिया का पहला चक्र कह सकते हैं। नेक्स्ट है कार्यक्रम बनाना। आप कोई भी कार्य करते हैं, किसी कार्यक्रम को करते हैं, उसका चेकआउट करने के लिए कई प्रकार के प्रोग्राम बनाते हैं तथा जो डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया है उसको आगे की तरफ बढ़ावा देते हैं। तो डिसीजन मेकिंग एंड चेकआउट प्रोग्राम किस तरह से प्रोग्राम को चेकआउट करते हुए उस प्रक्रिया को, उस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। उसके बाद विचारों का आदान प्रदान। घर में जो भी सदस्य हैं अपने विचारों का आदान प्रदान आपस में बैठकर उस समस्या का हल कर आपस में कंजर्वेशन करके विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जो सही विचार होते हैं, सकारात्मक विचार होते हैं, उस पर डिसीजन मेकिंग एक महत्वपूर्ण विचार उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है आपका पुनर्नियंत्रण। इन सभी क्रियाओं के चक्र के बाद आता है आपका नियंत्रण, कंट्रोल करना। किस बात पर, किस कार्यक्रम पर कैसा कंट्रोल करना है, किस प्रक्रिया में क्या रोकथाम देनी है, किस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। लिचफील्ड का 4 स्टेप है आपका नियंत्रण है। नेक्स्ट है आपका पुनर्मूल्यांकन। इन सभी प्रक्रियाओं का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, री इवोल्यूशन किया जाता है तथा कितने लक्ष्यों की किस समय में कब प्राप्त करना है। यह लिचफील्ड के क्रियाओं का चक्र है जिनके द्वारा प्रबंध प्रक्रिया को, मैनेजमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए चले करते हैं। इन सभी जो गृह व्यवस्था की प्रक्रिया में जो नियोजन है, आयोजन है, यह प्रथम बिंदु माना गया है। इस बिंदु को सबसे पहले लेके चलना पड़ता है। नियोजन करना, आयोजन करना, प्लानिंग करना गृह व्यवस्था की प्रक्रिया में एक मुख्य बिंदु नियोजन को ही माना गया है। तो योजना उद्देश्य जिस तरह से कह सकते हैं अवलोकन करना है, विश्लेषण करना है, नियंत्रण करना है। तो गृह प्रबंध प्रक्रिया के मुख्य 4 चरण में नियोजन को, योजना को एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना गया है। किसी वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पहले से कार्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाती है तथा निर्धारित लक्ष्यों को, उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। आप कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसकी पहले से योजना, एक रूपरेखा तैयार की जाती है। उस रूपरेखा के द्वारा ही सभी कार्यों को क्रियान्वयन करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्त करते हैं। नियोजन का क्या महत्व है, हमें प्लानिंग की क्यों आवश्यकता होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हम कह सकते हैं जैसे कि एक शिक्षक होता है, हर शिक्षक विद्यार्थी को अध्ययन कराता है, टीचिंग कराता है, तो बिना ब्लैक बोर्ड के, बिना श्यामपट्ट के, बिना चौक के अधूरा माना जाता है। प्रथम बिंदु। नेक्स्ट, जब आप नाव में सवार करते हैं तो बिना पतवार के नाव आगे नहीं बढ़ सकती है। नेक्स्ट, जब कोई सैनिक होता है तो बिना हथियारों के वह युद्ध नहीं लड़ सकता है। तो कहने का तात्पर्य है इन सभी को समझने के लिए सभी बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। जिस तरह से शिक्षक को अध्यापन कराने के लिए श्यामपट्ट चौक की आवश्यकता होती है, नाव को आगे बढ़ाने के लिए पतवार की आवश्यकता होती है, सैनिक को युद्ध में लड़ने के लिए उसे अभ्यास में कई प्रकार के हथियारों की आवश्यकता होती है। इसलिए किसी कार्य को करने के लिए बिना नियोजन के, बिना आयोजन के हम कार्य की रूपरेखा नहीं बना सकते। एक कार्य के उद्देश्यों, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसकी रूपरेखा बनानी पड़ती है। नियोजन के बिना आप किसी व्यवसाय को करते हैं, किसी कार्य को करते हैं तो वह अधूरा माना जाता है, इसको अटकलबाजी के समान माना जाता है तथा वह अर्थहीन होता है। अर्थहीन तो होता है, लेकिन उससे जो तात्कालिक इच्छाएं होती हैं वो तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन लंबे समय तक दीर्घ योजना होती हैं उनको हम पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो नियोजन का इसमें एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है। तो नियोजन में जो कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। योजना उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर ध्यान रखने में, जो योजना होती है उससे उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्ट हैं, हमारे गोल्स हैं, उनका ध्यान रखने में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। मनोबल एवं अभिप्रेरणा में वृद्धि, जो मनोबल होता है उसको गाइड करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसे मनोबल को उच्च बनाने के लिए उसे मोटिवेट किया जाता है, चाहे वो अध्ययन का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो। एक किसी विद्यार्थी को, किसी व्यक्ति को अच्छा गाइड करने के लिए, अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए, यानी जो देश है
इसको समृद्ध बनाने के लिए सुखी संपन्न एवं हर व्यक्ति सुखी संपन्न एवं स्वस्थ रहेगा तो राष्ट्र के विकास में भी उसका महत्वपूर्ण स्थान होगा तथा समय एवं शक्ति का अधिकतम उपयोग करके राष्ट्र को समृद्ध एवं सुखी बना सकता है। विभिन्न कार्यों में एकता एवं समन्वय बनाने में अगर नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से होती है तो हम कार्यों को एकता एवं समन्वय बनाने में भी नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भावी अनिश्चितता एवं परिवर्तनों का सामना करने में भविष्य की जो भविष्य होता है अनिश्चित होता है, भविष्य की कल्पनाओं को निश्चित करने के लिए योजना का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। वो अपनी भविष्य की कल्पना के लिए अपनी योजनाओं को साथ में लेते हुए कल्पना करते हुए अपने कार्यों को निर्देशित करता हुआ आगे बढ़ता है। नियोजन में कौन कौन से रूप होते हैं? सामान्य रूप से भविष्य में क्या करना है इसे पहले से तय करना ही नियोजन कहलाता है। नियोजन क्या है? भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, उसका आयोजन हम पहले से ही करते हैं, वही आपका नियोजन प्लानिंग होता है। नियोजन भविष्य में संबंधित प्रस्तावित क्रियाओं दृष्टिकोणों के निर्माण जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति होती है उसके लिए नियोजन को आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो नियोजन में कौन कौन सी विशेषता होती हैं जिनको हमें साथ में लेकर चलना पड़ता है? नियोजन का उद्देश्य लक्ष्यों एवं उद्देश्यों पर आधारित होना। जो नियोजन होता है हमारे उद्देश्य एवं लक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए जिससे हमारी जो गृह व्यवस्थापन की प्रक्रिया है अनवरत रूप से लगातार चलती रहे। नियोजन होता है वो सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नियोजन एक लोचमय एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है, इसलिए इसको प्रसारणात्मक पक्ष तथ्यात्मक एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया माना गया है। नियोजन एक बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया है। बौद्धिक कैसे है, मानसिक कैसे? अपनी बुद्धि से सोच समझकर तर्क वितर्क करके हम किसी विषय वस्तु के बारे में योजना या नियोजन बनाते हैं। तो जो प्लानिंग है मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रिया है। बिना बुद्धि के व्यक्ति किसी भी कार्य को नहीं कर सकता है। विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में सर्वोत्तम चयन के लिए जो वैकल्पिक होती हैं, ऑप्शन होते हैं, उनमें इन कार्यों को करने के लिए नियोजन की आवश्यकता होती है। जो नियोजन की जो प्रक्रिया है सर्वव्यापकता होती है, यूनिवर्सल, एक किसी भी स्थान पर सभी जगह कार्य आती है। एकता बनाए रखने में पूर्व अनुमानों में आधारित होती है। नियोजन की पारस्परिक निर्भरता में, नियोजन की सर्वोपरिता में नियोजन का एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। तो ये नियोजन की विशेषताएं होती हैं। अब आते हैं आपके नियोजन के चरण। नियोजन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनका हमें मानव जीवन में प्रयोग करते हैं, जिसे ल्यूइस ए एलन ने इन चरणों को क्रमबद्ध रूप से बताया है। पहला है आपका भविष्यवाणी करने में। जो भविष्यवाणी करने में नियोजन का एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। उद्देश्यों का विकास करने में, कार्यक्रम बनाने में, समय अनुसूची बनाने में, बजट बनाने में, क्रियाविधि को विकसित करने में, समस्या को परिभाषित करने में, विकल्पों को ढूंढने में, नए विकल्प को तैयार करने में, उद्देश्यों या लक्ष्यों को प्राप्त करने में नियोजन का महत्वपूर्ण चरण माना गया है। इसलिए हम कह सकते हैं गृह व्यवस्था की प्रक्रिया में नियोजन करना, नियंत्रण करना, मूल्यांकन करना यानी प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना एंड इवोल्यूशन करना, इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। तभी हम परिवार के लक्ष्यों को प्राप्ति कर सकते हैं, नए उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं।